ठीक है जी। उसने सबसे पहले 2 किंगडम्स बनाए थे। सबसे पहले जो बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन की गई है, वो कार्ल लिनिस ने की। कार्ल लिनिस ने 2 किंगडम्स बनाए थे, एक का नाम था एनिमल किंगडम, एक का नाम था प्लांट्स किंगडम। एनिमल किंगडम में तमाम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें सेल वॉल एब्सोल्यूट होता है और मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब हरकत करने वाले। और प्लांट किंगडम में तमाम ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी खुद खाना तैयार करने वाले। इनमें सेल वॉल मौजूद होती है। उसके बाद ये फंगस, एल्गी और बैक्टीरिया टाइप के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, उनको भी उसने प्लांट किंगडम में डाल दिया था और प्रोटोजोन्स को उसने एनिमल किंगडम में डाल दिया था। प्रोटोजोन्स को उस जमाने के लोग यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते थे। प्रोटोजोन्स को हमने बाद में नाम रखा है। उस वक्त उनको यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते थे। एनिमल्स क्यों कहते थे? क्योंकि वो हेटरोट्रॉप हुआ करते थे, उनमें सेल वॉल नहीं होती थी। और यूनिसेलुलर क्यों कहते थे? क्योंकि उनके एक सेल की बॉडी होती थी। इसी तरह ये जो एल्गीज है, ये हमने बाद में नाम रखा है। असल में उस टाइम पर, उस दौर में इनको कहते थे यूनिसेलुलर प्लांट्स। प्लांट्स क्यों कहते थे? क्योंकि इनमें सेल वॉल मौजूद होता है और ऑटोट्रैप होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले। तो यूं कहते थे कि एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं और यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। प्लांट किंगडम में मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं और यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं। बाद में हमने यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल्स का नाम हमने बाद में प्रोटोजोन्स रख दिया था और फिर यूनिसेलुलर प्लांट्स का नाम हमने एल्गी रख दिया था। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन हुए थे इन 5 किंगडम्स पर। दो किंगडम्स पर कुछ ऑब्जेक्शन हुए थे। क्या? कि ये जो प्रोटोजोन्स हैं, इनमें से कुछ जो है वो ऑटोट्रॉप निकल आए, जैसे कि यूग्लेना वगैरह, ये ऑटोट्रॉप होता है। अब प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल किंगडम में और एनिमल किंगडम में हेटरोट्रॉप होता है, गड़बड़ हो गई। दूसरा एतराज उठा था बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया जो होता है, जो कि प्लांट किंगडम के अंदर डाला हुआ था, बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज हेटरोट्रॉप निकल आई, यानी कि वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करती। अब ये प्लांट किंगडम में गलत डला हुआ है बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट किंगडम में तो ऑटोट्रॉप होता है। इसी तरह फंगस तो बिल्कुल ही आपने प्लांट किंगडम में डाला हुआ है, लेकिन बिल्कुल ये प्लांट से डिफरेंट है। बल्कि आप यूं कह सकते हैं प्लांट और फंगस में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है सेल वॉल। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होता। और वो भी सेल वॉल की भी बनावट दोनों में डिफरेंट होती है। इसी तरह चौथा इतराज उठा था एल्गीज पर। एल्गीज जो है, बेशक वो प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉप होते हैं, उनमें सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन उस 2 प्रॉपर्टीज के अलावा बाकी प्लांट से ये बिल्कुल डिफरेंट है। प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ वगैरह होता है। प्लांट में हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन और जनरेशन होता है, गैमेट्स तैयार होते हैं। एल्गीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एल्गी में सिर्फ 2 कॉमन खासियतें थी, जिसके वजह से आपने उसको प्लांट में डाला होता है, हालांकि वो प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह एल्गी में एक और स्पीशी थी, एल्गी की एक और नस्ल कह लें आप, उनको हम कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गी। वो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट थे, यानी कि वो एल्गी से कम बैक्टीरिया के ज्यादा क्लोज हो गए, क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक थे। इन एतराजात की वजह से इन 2 किंगडम्स को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर रॉबर्ट विटिकर ने 5 किंगडम्स बनाए। 5 किंगडम्स में से उसने पहला किंगडम बनाया मुनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसने जिन बुनियादों पर क्लासिफिकेशन की थी, एक था सेलुलर स्ट्रक्चर और दूसरी थी न्यूट्रिशन। सेलुलर स्ट्रक्चर के एतबार से उसने कहा जी कि 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक, यानी जिनके में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यानी कि ऐसे एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस होता है, नजर आ रहा होता है, विजिबल होता है, यानी यूकैरियोटिक। और फिर यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर भी होते हैं। उस हिसाब से जब इसने ग्रुप्स बनाए, तो पहला जो किंगडम बनाया उसमें उसने सारे प्रोकैरियोटिक डाल दिए, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे सब वो डाल दिए। इसी तरह दूसरा जो किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, उसमें उसने तमाम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक डाल दिए। और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, चूंकि इनकी तो बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के इसने 3 किंगडम रखे, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फंजाई में इसने ऐसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक डाले जिनमें सेल वॉल होती है और वो हेटरोट्रॉप होते हैं। प्लांटी में उसने ऐसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक डाले जिनमें सेल वॉल होती है और ऑटोट्रॉप होते हैं। और एनिमल में, किंगडम एनिमेलिया में, इसने ऐसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक डाले जिनमें सेल वॉल भी नहीं होती और वो हेटरोट्रॉप होते हैं। तो ये मैंने कल की क्लास में 5 आपको किंगडम्स के बारे में बताया था। फिर इस हिसाब से जब आपकी क्लासिफिकेशन, फिर आपने ऑर्गेनिजम्स को जब इन 5 किंगडम्स में डाला, तो देखें जी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही किंगडम में आ गए। क्योंकि ये दोनों प्रोकैरियोट थे, एक दूसरे से बड़ा क्लोज थे, इसलिए ये एक ही किंगडम में आ गए। इसी तरह प्रोटिस्टा के अंदर उसने तमाम एल्गीज, जो यूनिसेलुलर एल्गीज थे, प्रोटोजोन से, सब इसमें आ गए। फंजाई के अंदर तमाम वो फंगस वगैरह तमाम इस किंगडम में आ गई। प्लांट्स वगैरह जितने भी हायर प्लांट्स थे वो किंगडम प्लांटी में आ गए। जितने भी बड़े एनिमल्स होते हैं वो सब किंगडम एनिमेलिया में आ गए। ये तो था कल का टॉपिक। अब उसके बाद फिर रॉबर्ट विटिकर को भी जीने नहीं दिया लोगों ने।
रॉबर्ट विटिकर की इस 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन पर भी लोगों ने एतराज उठाया। पहला एतराज क्या उठाया, बल्कि सारे एतराज जो है, इसका ये जो सेकंड किंगडम था ना, किंगडम प्रोटिस्टा, इससे रिलेट। किंगडम प्रोटिस्टा को जरा दोबारा देखें अगर हम, ये रहा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर, ऑटो और हेट्रो दोनों होते हैं, लेकिन असल करेक्टर क्या है जी, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। अब ये जो एल्गीज है ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, और जो प्रोटोजोअन्स हैं ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अब 2 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन के मुताबिक एल्गीज आर प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट्स, एंड प्रोटोजोअन्स आर एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स। यानी कि वो जो 2 किंगडम की सोच लेके बैठे हुए थे लोग, वो कहते थे एल्गीज जो है वो यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं और प्रोटोजोअन्स जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। तो उन्होंने पहला एतराज ये उठाया कि भाई आपने ये जो किंगडम प्रोटिस्टा बनाया ये कैसा किंगडम है, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ गए। हालांकि प्लांट और एनिमल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और हकीकत भी है, एल्गीज ऑटोट्रॉप है, प्रोटोजोअन्स हेटरोट्रॉप है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये आपने कैसा किंगडम बनाया कि इसमें आपने एनिमल और प्लांट दोनों डाल दिए। याद रखिएगा उस दौर में एल्गी और प्रोटोजोअन्स नाम नहीं रखे हुए थे। उस दौर में एल्गी को कहते थे आप यूनिसेलुलर प्लांट, प्रोटोजोअन्स को आप कहते थे यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो पहला एतराज ये उठाया गया कि आपने ये जो किंगडम प्रोटिस्टा बनाया है भाई, इसके अंदर आपने यूनिसेलुलर प्लांट्स और यूनिसेलुलर एनिमल्स दोनों डाल दिए। हालांकि एनिमल्स और प्लांट्स तो डिफरेंट होते हैं, इनके तो आपने 2 अलग किंगडम भी बनाए हुए, एक किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, तो आपने वहां क्यों नहीं डाला, आपने इनको दोनों 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम में डाल दिया। पहला एतराज ये उठाया। दूसरा एतराज ये उठाया कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, देखें इसके नाम में भी एल्गी आ रहा है क्योंकि ये ऑटोट्रॉप होता है, ये खाना खुद तैयार करता है, तो ये एल्गी माना जाता था। बस इसका तरह कलर ब्लू और ग्रीन शेड का होता है ना, तो इसको कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन्होंने कहा कि यार एल्गी, एक एल्गी आपने अलग किंगडम में डाल दिया मुनैरा में, कुछ एल्गीज आपके एक किंगडम में पड़े हुए प्रोटिस्टा में, कुछ एल्गीज आपके पड़े हुए किंगडम मुनैरा में। इसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर एल्गीज होते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मल्टी सेलुलर एल्गीज भी होते हैं, लेकिन बाद में जब हमने उनको और ज्यादा डीपली देखा तो पता चला कि वो मल्टी सेलुलर नहीं है, तो वो यूनिसेलुलर एल्गीज, लेकिन कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं। बहुत सारे आपस में यूनिसेलुलर और एल्गीज जो है मिलकर लंबी लंबी चेन बना लेते, तो वो हमें एक बड़ा मल्टी सेलुलर लग रहा होता है, हालांकि वो एक बड़ा मल्टी सेलुलर नहीं होता, उसमें 8-10 छोटे छोटे यूनिसेलुलर होते हैं, वो मिलकर कॉलोनी बनाई हुई। तो बहरहाल उस दौर में तो वो कहते थे कि वो मल्टी सेलुलर प्लांट है, यानी मल्टी सेलुलर एल्गी, और वो कहाँ पे है, वो प्लांट में। ठीक है, तो इन्होंने जो असल एतराज उठा वो उठा था एल्गीज पर। इन्होंने कहा जी एल्गीज जो है वो एक बड़ा ब्रॉडर ग्रुप है, एल्गीज के अंदर हमारे पास काफी ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप होते हैं। आपने विटिकर साहब जो क्लासिफिकेशन की है, आपने एल्गीज को 3 अलग अलग किंगडम में बांट दिया। आपने ब्लू ग्रीन एल्गी को डाल दिया मुनैरा में, आपने यूनिसेलुलर प्लांट्स को यानी यूनिसेलुलर एल्गीज को आपने डाल दिया प्रोटिस्टा में, और मल्टी सेलुलर एल्गीज को आपने डाल दिया किंगडम प्लांटी में। यानी कि आपने एल्गीज जो ग्रुप है जो कि आपस में एल्गीज हैं, सब में कॉमन फीचर्स हैं, आपने उनके टुकड़े करके 3 अलग अलग ग्रुप में डाल दिए। ये क्या बात है। इसी तरीके से दूसरा एतराज क्या उठता हुआ था कि जी आपने एल्गीज के साथ प्रोटोजोअन्स भी डाल दिए किंगडम में, प्रोटिस्टा में। तो ये 2 बड़े एतराजात थे जिसका विटिकर जवाब नहीं दे पा रहा था। पहला एतराज ये कि जो एल्गीज है, जो ग्रुप है एल्गीज का, आपने उसको 3 अलग अलग किंगडम्स में डाल दिया, मुनैरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। ये क्या करा आपने, ये तो आपने एल्गीज के तो टुकड़े कर दिए। और दूसरा एतराज ये था कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपने यूनिसेलुलर एनिमल्स और यूनिसेलुलर प्लांट्स दोनों को एक ही किंगडम में कर दिया, हालांकि एनिमल्स अलग है, प्लांट्स अलग होते, तो ये क्या कर रहे हो आप। तो इन 2 बातों का वो जवाब नहीं दे पा रहा था, 2 बातों का जवाब नहीं दे पाता। फिर एक और एतराज वो ये था कि ये जो यीस्ट है ये यूनिसेलुलर होता है, आप कहते हो किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर होना चाहिए, तो ये यूनिसेलुलर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना भाई। यूनिसेलुलर फंगस से जो होता है वो यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंगस है। आपने किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर डाले में, तो ये यूनिसेलुलर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3-4 एतराजात उठे इस पर विटिकर पर। तो इसका ये तो जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट का पेयर था, 2 साइंटिस्ट थे, एक मार्गलस और एक शिवार्ट्स। एक मिनट किंग उसमें ग्रुप में जवाब दे दूंगा। हाँ ठीक है जी, तो उस पर ये एतराजात उठे जब विटिकर ने, तो फिर विटिकर तो जवाब नहीं देगा, फिर मार्गलस और शिवार्ट्स नामी 2 साइंटिस्ट आए थे। इन दोनों ने इसके
हल निकाला, ये जो इश्यू उठ रहे थे ना, इन्होंने वैसे तो विटिकर के 5 किंगडम्स को बैक किया। इन्होंने कहा जी विटिकर ने बहुत जबरदस्त क्लासिफिकेशन किए, 5 किंगडम्स इसने बनाए, बहुत जबरदस्त इसने बनाए। इन्होंने इसका जवाब क्या दिया? पहली चीज इन्होंने कहा जी कि ये जो आप कहते हो ना यूनिसेलुलर एनिमल्स, कोई यूनिसेलुलर एनिमल्स नहीं है, इनका इन्होंने अलग नाम रख दिया, कॉल्ड प्रोटोजोन्स इन्होंने रखा था। ठीक है, मैंने आपको कहा है ना कि यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते थे। इन्होंने कहा भाई ये यूनिसेलुलर एनिमल नहीं होता, एनिमल मल्टीसेलुलर ही होता है। इन्होंने कहा जी एनिमल्स हम उनको कहेंगे जिनका ताल्लुक किंगडम एनिमेलिया से होगा। वापिस जाते हैं पीछे, ये देखें एनिमल्स कहा जी इन्होंने कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किंगडम एनिमेलिया में पाए जाते हैं ना, दे आर कॉल्ड एनिमल्स। अब चूंकि यूनिसेलुलर यानी कि जो प्रोटोजोअन्स है वो इधर नहीं है ना, लिहाजा आप उनको एनिमल्स नहीं कहोगे। इसी तरीके से प्लांट्स आप किसको कहोगे? जो इस किंगडम में मिलेगा आपको। अगर मैं आपको इस किंगडम में मिलूंगा ना तो फिर मैं प्लांट कहलाऊंगा, और चूंकि एल्गीस इसमें नहीं है ना, लिहाजा आप उनको आप प्लांट नहीं कहोगे। यार फिर उन्होंने फिर उसका नाम एल्गीस रखा, क्या अब उनका अलग नाम रखते हैं यार एल्गीस। ठीक है, तो इन्होंने 2-4 बातें बोली। इन्होंने पहली बात बोली जी कि किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं ना उनको हम कहेंगे एनिमल्स। इसी तरह किंगडम प्लांट में जो एनिमल्स होंगे ना, किंगडम प्लांटी में जो एनिमल्स होंगे उनको हम कहेंगे प्लांट्स। अब क्योंकि वो जो प्रोटोजोअन्स थे यानी उस दौर में उनको कहा जाता था यूनिसेलुलर एनिमल्स, क्योंकि वो किंगडम एनिमेलिया में नहीं थे, लिहाजा उनको अब आप एनिमल्स नहीं कहोगे, और उन्होंने उसका नाम रख दिया प्रोटोजोअन्स। इसी तरीके से जो यूनिसेलुलर प्लांट्स थे जिनको ये लोग यूनिसेलुलर प्लांट्स कहते थे, चूंकि वो किंगडम प्लांटी में नहीं है, लिहाजा अब उनको कहा जी अब उसको यूनिसेलुलर प्लांट्स आप नहीं कहोगे, उनका नाम इन्होंने रख दिया एल्गी। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि इन्होंने कहा जी कि जो किंगडम एनिमेलिया में है दे आर कॉल्ड एनिमल्स, जो किंगडम प्लांटी में है दे आर कॉल्ड प्लांट्स। अब चूंकि ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं यानी कि एमीबा, यूग्लेना, पैरामेशियम, चूंकि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में नहीं है, लिहाजा अब हम इनको एनिमल्स नहीं कहेंगे, इनका अलग से नाम रख दिया गया प्रोटोजोआ। इसी तरीके से ये जो यूनिसेलुलर प्लांट्स है क्लेमोडोमोनास टाइप के, जो कि यूनिसेलुलर प्लांट जिनको हम बाद में एल्गीज कहते हैं, ये जो यूनिसेलुलर प्लांट्स है चूंकि ये किंगडम प्लांटी में नहीं है, लिहाजा अब आप इनको प्लांट्स नहीं कहेंगे और इनका नाम रख दिया गया एल्गी। ठीक है, तो अब 4 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटोजोअन्स, एल्गीज। एनिमल्स कौन है? जो किंगडम एनिमेलिया में होते हैं। प्लांट्स कौन है? जो किंगडम प्लांटी में होते हैं। प्रोटोजोअन्स कौन है? जो किंगडम दूसरे वाले किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में। और एल्गी कौन है? जो किंगडम प्रोटिस्टा में। लिहाजा अब ये दोनों क्लोज हो गए, क्योंकि अब जब ये एनिमल और प्लांट ही नहीं रहे तो अब तो इनको आप कह सकते हो कि दो अलग अलग है। ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो खाना खुद तैयार नहीं करते, ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो खाना खुद तैयार कर सकते हैं। बस एक डिफरेंस आ गया इन दोनों में, खाना ना तैयार करने का या खाना तैयार करने का। इसी तरह इन्होंने कहा जी कि जो किंगडम फंजाई में होंगे उनको हम कहेंगे फंगस, उनको हम कहेंगे फंगस, लिख दिया मैंने, उनको हम कहेंगे फंगस। ठीक है, तो इन्होंने वो जो पहला एतराज था ना कि जी ये किंगडम प्रोटिस्टा आपने ऐसा ऑर्गेनिज्म बना, ऐसा किंगडम बना दिया कि जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उसका जवाब उन्होंने बोला भाई किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है हमने जो ऑर्गेनिजम्स डाले में वो प्लांट और एनिमल है ही नहीं, वो तो प्रोटोजोन्स और एल्गीज हैं। ठीक है, अब आते दूसरे वाले एतराज पे, वो जो एल्गीज के टुकड़े हो गए। इन्होंने कहा जी ये जो बैक्टीरिया वाले ग्रुप में गया है ना ब्लू ग्रीन एल्गी, अब वो भी एल्गी नहीं रहा, क्योंकि अगर उसको एल्गी होना था तो वो दूसरे किंगडम में होता इनके साथ। ठीक है, इनके साथ जो होता वो होता है एल्गी। अब उन्होंने कहा जी ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इनका नाम हम एल्गीज नहीं है, अब इनको हम कहते हैं सियानोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्लोज नाम रखा है। ठीक है, तो अब ये जो आप ब्लू ग्रीन एल्गीज है ये पुराना नाम हो गया, अब इनको आप क्या कहते हो? सियानोबैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया से करीब है। अब सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या फर्क है? दोनों प्रोकैरियोटिक है, एक ही किंगडम में, बस एक मामूली सा फर्क है। बैक्टीरिया जो है कुछ ऑटोट्रॉप कुछ हेटेरोट्रॉप होते हैं, सियानोबैक्टीरिया हमेशा ऑटोट्रॉप होता है। एक बस न्यूट्रिशन का फर्क है कि सियानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप है और जो बैक्टीरिया है ना उनमें ऑटोट्रॉप भी मिलेगा आपको, हेटेरोट्रॉप भी, क्लोज होगा एक दूसरे के। ठीक है, और तीसरा वो जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे जो प्लांट किंगडम में थे, उन्होंने उसको भी दूसरे किंगडम में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे ना, जितने भी जो एल्गीज से क्लोज लग रहे थे, उनको जो है इन्होंने शिफ्ट कर दिया किसमें? किंगडम
प्रोटिस्टा में। ये इसने जवाब दिए थे मार्गलस और शिवर्ट्स ने। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मार्गलस और शिवर्ट्स ने क्या जवाब दिए। मार्गलस ने कहा देखो जी, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, तो किंगडम एनिमल एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म थे, अब हम उनको एनिमल्स कहा करेंगे। किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको प्लांट्स कहा करेंगे। किंगडम फंजाई में जो है हम उनको किंगडम फंगस कहा करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में नहीं है ना, आप उसको एनिमल नहीं कहोगे। कोई ऑर्गेनिज्म अगर प्लांटी में नहीं है ना, आप उसको प्लांट नहीं कहोगे। अब चूंकि ये एल्गीज, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स और यूनिसेलुलर प्लांट्स, चूंकि ये दो किंगडम्स में नहीं थे, लिहाजा अब इनको हम एनिमल्स और प्लांट्स नहीं कहते। इनका हमने अलग नाम रख दिया, एक का नाम रखा प्रोटोजोअन्स और एक का नाम रखा एल्गी, और इनको अब हमने क्लोज कर दिया एक दूसरे के, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और आपने इनको दूसरे किंगडम में डाल दिया। इसी तरह वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिनका नाम था, उनका नाम चेंज कर दिया गया, उनका नाम रख दिया गया सियानोबैक्टीरिया। अब वो एल्गी नहीं रहे, अब वो एल्गी नहीं रहे, अब वो सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के भाई हैं अब वो। ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे, तीसरी जो एल्गी का तकसीम हुआ था ना, मल्टी सेलुलर एल्गी, उनको इन्होंने प्लांट किंगडम से निकाल के दूसरे किंगडम में डाल दिया। फिर उन्होंने जब इतनी सब मेहनत करी तो इन्होंने फिर अपने जो किंगडम्स थे उनके थोड़ा सा नाम भी चेंज कर दिया। तो अब मैं वो नाम लिख रहा हूँ। पहला तो किंगडम था ना मुनेरा, उसका नाम रख दिया किंगडम प्रोकैरियोटी। ठीक है, ये वही है दरअसल मुनेरा, मुनेरा ही किंगडम है, बस इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने जवाब दिए तो इसका नाम रख दिया किंगडम प्रोकैरियोटी। अब किंगडम प्रोकैरियोटी में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स डाले हैं? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट। ठीक है, एक नाम में मैं विषय गलत करता हूँ। तो किंगडम, पहला किंगडम जो बनाया इन्होंने, बनाया थी किंगडम प्रोकैरियोटी, और इसके अंदर इन्होंने डाल दी थी तमाम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, अब हम दो नाम एग्जांपल लिखेंगे, एक बैक्टीरिया, और अब वो ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बोला उन्होंने, उसका नाम रखा उन्होंने सियानोबैक्टीरिया, जो कि अब एल्गीज नहीं कहते हम इनको एल्गी नहीं मानते, हम अब कहते हैं ये सियानोबैक्टीरिया, दे आर नॉट एल्गीज। ये बैक्टीरिया के कजन्स हैं, समझ लें आप, तो बस ये प्लांट नहीं है आपके। उसके बाद जो दूसरा किंगडम बनाया इन्होंने, उसका नाम रखा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। ये वही है प्रोटिस्टा वाला। ठीक है, प्रोटिस्टा है। इसके अंदर इन्होंने कहा जी any organisms that are not classified, organisms that are not classified into other kingdoms। इन्होंने कहा जी कि इस किंगडम में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे जो बाकी चार में से किसी में आ ही नहीं सकते। ठीक है, ये आप समझ लें डस्टबिन की तरह का किंगडम हो गया। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ना किंगडम प्रोकैरियोटी में जा रहा है, ना फंगस में क्लासिफाई हो सकता है, ना प्लांटी में, ना एनिमेलिया में, उसको हम इधर डाल देते हैं। और इधर पहले से मौजूद कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल एल्गीज। अब हम इनको यूनिसेलुलर प्लांट्स नहीं कहते, अब ये कहलाते हैं एल्गीज। इसी तरह प्रोटोजोअन्स भी जो है वो इसी में ही आ गए। तीसरा किंगडम जो बनाया इन्होंने, उसका नाम रखा किंगडम फंजाई। ठीक है, ये वही पुराना किंगडम है, कैरेक्टरिस्टिक भी पुरानी है, मल्टी सेलुलर। वो जो यूनिसेलुलर यीस्ट था ना, वो इन्होंने अब दूसरे किंगडम में डाल दिया, इसमें डाल दिया। इसमें से क्यों हटा दिया? क्योंकि वो फंगस में नहीं आ सकता, मल्टी सेलुलर है, और किसी और किंगडम में भी नहीं जा सकता, तो वो इसमें डाल दिया। तो यीस्ट भी हम इसमें लिख देते हैं, यीस्ट जो है वो अब इस वाले किंगडम में। तो किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी कि सेल वॉल इनमें मौजूद होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये हेट्रोट्रॉप, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद जो चौथा किंगडम बनाया उन्होंने, चौथा किंगडम, उसका नाम रखा किंगडम प्लांटी। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको प्लांट कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंगस की तरह, लेकिन फंगस से जरा डिफरेंट बनी हुई होती है, लेकिन ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के ये किंगडम फंजाई से डिफरेंट हो गया। और जो लास्ट किंगडम बनाया उन्होंने, उसका नाम रखा किंगडम एनिमेलिया। इसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक है जी प्लांट वाली, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक। ठीक है, लेकिन प्लांट से डिफरेंट होगा क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये हेट्रोट्रॉप होते हैं। ठीक है,
तो अब ये 5 किंगडम्स आपके पास है। आज की तारीख में हम इस क्लासिफिकेशन को मानते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है किंगडम प्रोकैरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा, ये वाली क्लासिफिकेशन को हम आज की तारीख में मानते हैं, इसी पर हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये वही क्लासिफिकेशन है, यानी कि अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नजर आ जाएगा। हाँ, ये वही क्लासिफिकेशन है जो आपकी विटिकर ने बनाई। ये विटिकर वाली ही क्लासिफिकेशन है। बच्चों के विटिकर जवाब नहीं दे पा रहा था, इन्होंने उसके जवाब दे दिए, और इन्होंने वो जो ऊपर के 2 किंगडम थे उनके चूंकि ऑर्गेनिजम्स के नाम चेंज किए ना, तो इन्होंने उन किंगडम्स के भी नाम चेंज कर दिए कि जी अब वो किंगडम मुनैरा नहीं कहलाएगा, किंगडम प्रोकैरियोटिक कहलाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा कहलाएगा। तो अब हम करंटली ये 5 किंगडम्स मानते हैं। तो ये पिछली हिस्ट्री थी कि हम इन 5 किंगडम्स तक कैसे आए। पहले 2 थे, 2 से 5 बने, फिर कुछ एतराजात उठे, फिर उन एतराजात का जवाब दिया। आज की तारीख में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हैं और हमने उसको फिर क्लासिफाई करना होगा, तो हम सबसे पहले जो ग्रुप चेक करते हैं वो होता है किंगडम। 5 किंगडम्स आपके पास मौजूद है। पहला किंगडम कहलाता है प्रोकैरियोटिक, इसको आप किंगडम मुनैरा भी कहते हैं। इस किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एक सेल वाले, और उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो आपको विजिबल नहीं होता। इसी तरह किंगडम, दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, इसको आप प्रोटिस्टा भी कहते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स डालोगे आप जिसको आप किसी और ग्रुप में नहीं डाल सकते, ठीक है, जो ना प्रोकैरियोटिक में जा पा रहा है, ना फंगस में जा पा रहा है, ना प्लांटी में, ना एनिमेलिया में, उसको आप डालोगे इस किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा। मिसाल के तौर पे एल्गीज, प्रोटोजोन्स और यीस्ट। आप देख लें, एल्गीज ऑटोट्रॉप होता है, प्लांट में आना चाहिए, लेकिन यूनिसेलुलर है, इस वजह से प्लांट में नहीं है, और कहीं आप डाल नहीं सकते, इसलिए आप उसको यहाँ डाल दिया। प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप होता है, फंगस या एनिमल में आना चाहिए, लेकिन यूनिसेलुलर है, इस वजह से आप इन दोनों किंगडम्स में नहीं डाल सकते, इसलिए आप उसको यहाँ डाल दिया। यीस्ट जो है वो फंगस की तरह इसमें सेल वॉल मौजूद होता है और यूकैरियोटिक होता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, इसलिए किंगडम फंजाई में नहीं है, इसलिए इसमें आप यहाँ आप उन ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं जिनको आप किसी और ग्रुप में नहीं एंटर कर सकते। फिर तीसरा किंगडम आता है हमारे पास, किंगडम फंजाई। इस किंगडम में हम उन ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें विजिबल होता है न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट की सेल वॉल से इसकी सेल वॉल डिफरेंट होगी, लेकिन बहरहाल सेल वॉल होती है, और हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये खाना बाहर से हासिल करते हैं। चौथा किंगडम आता है आपका किंगडम प्लांटी। इसमें आप मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक डालते हो, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये तीनों कैरेक्टर्स फंगस वाले हो गए, बट ऑटोट्रॉप, फंगस से यहाँ पर आके डिफरेंट होगी, इसमें ऑटोट्रॉप होते हैं, खाना खुद तैयार करने वाले ऑर्गेनिज्म। एनिमल की बात करें तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, सेल वॉल एब्सेंट होता है, और हेटेरोट्रॉप। सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से ये फंजाई और प्लांटी दोनों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉप की वजह से ये प्लांट से और ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ये 5 किंगडम्स हैं। अब सपोज करें जी अगर हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया, अब अगर हम देखेंगे, अगर अब सबसे पहले अगर हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया ना, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उसका सेल का न्यूक्लियस नजर आ रहा है या नहीं। अगर उसका न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, यानी वो प्रोकैरियोटिक, तो डायरेक्ट हम उसको पहले किंगडम में डाल देंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक खाली में ही है। और अगर नजर आ रहा है उसका न्यूक्लियस, यानी कि वो यूकैरियोटिक है, तो फिर हम फर्दर रिसर्च करेंगे उसकी, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो फिर हम उसको डाल देंगे किंगडम प्रोटिस्टा। अगर मल्टी सेलुलर है तो अब क्या हो गए, 2 कैरेक्टर, एक यूकैरियोटिक और एक मल्टी सेलुलर, तो फिर हम मजीद रिसर्च करेंगे, क्योंकि अब वो इन 3 किंगडम्स में आ रहा है, इन 3 किंगडम्स में आ रहा है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। अब हम मजीद रिसर्च करेंगे, उसका सेल वॉल देखेंगे, अगर सेल वॉल नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट एनिमल में डाल दो, क्योंकि वो फिर लास्ट भी हेटेरोट्रॉप होगा। और अगर उसका सेल वॉल है तो फिर आप उसका न्यूट्रिशन का मूड देखोगे, वो ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है। अगर ऑटोट्रॉप है तो प्लांट में डालोगे, अगर हेटेरोट्रॉप है तो आप उसको फंगस में डालोगे। अभी तक बस ये 5 किंगडम्स चल रहे हैं। इसके अलावा अभी और कोई अगर नया ऑर्गेनिज्म आ गया जिस पर जो इन 5 किंगडम्स पर भी एतराजात मारते, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पे सेल वॉल एब्सेंट है और ऑटोट्रॉप है, मैंने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया अगर कि सेल वॉल एब्सेंट भी है और ऑटोट्रॉप भी है, तो फिर हम देखेंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट लेकिन ऑटोट्रॉप, तो भी शायद नया किंगडम बन जाए, नई क्लासिफिकेशन हो जाए। फिलहाल करंटली इस वक्त ये 5 किंगडम्स चल रहे हैं, इन्हीं 5 किंगडम्स को हम मानते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो देख लो इस पे कोई सवाल, आपको कोई सवाल है तो पूछे बेटा इस पे, इन 5 किंगडम्स में कोई सवाल है तो पूछिएगा। माइक खोल लिएगा अगर माइक खोलना पड़े तो। तारिया, कोई सवाल बेटा?
आसाद, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किंगडम्स हो गए जी। अब हमारे पास किंगडम्स के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजी। काफी इंटरेस्टिंग और काफी लेंथी टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजी। हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, बायोलॉजी की एप्लीकेशन यानी कि बायोलॉजी के फवाइद, बायोलॉजी का इस्तेमाल, इसको कहते हो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी का इस्तेमाल, बायोलॉजी के फायदे, हम बायोलॉजी से क्या क्या फायदे हासिल कर रहे हैं, बायोलॉजी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, देखिए जी, बायोलॉजी क्या होती है? जानदारों के बारे में पढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। यानी कि जितनी आप बायोलॉजी पढ़ते जाओगे उतना आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ढूंढते जाओगे, उनके बारे में मालूमात हासिल करते जाओगे। तो जितना आप बायोलॉजी पढ़ते जाते हैं, आप ना सिर्फ इंसान को समझ पाते हैं, इंसान की बॉडी को समझ पाते हैं, बल्कि इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जितना भी जानदार, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होता है, जैसे कि गाय, बकरी, पेड़ पौधे, उनकी भी आप जो है उनका नेचर उनको समझ पाते हैं। आपको पता चलता है कि जी पौधों को क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, आपको एनिमल्स के बारे में पता चलता है। तो ये तो है ही है, ये एप्लीकेशन बायोलॉजी का। इसके अलावा मैं आपके सामने चंद एप्लीकेशंस बताता हूँ जो आपको याद भी करने होंगे। पहली एप्लीकेशन जो है बायोलॉजी के की साइंस की वजह से जो हमारा पहला फायदा हुआ वो ये, हमें एंटीबायोटिक्स मिली। ठीक है, पहला इस्तेमाल हमारे पास एंटीबायोटिक्स का है। उसके अलावा दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे वो है रेडियोथेरेपी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी, ये क्या होती है और इससे हम कैसे फायदा उठाते हैं कीमोथेरेपी से। इम्यूनाइजेशन को डिस्कस करेंगे हम, और एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी से एनवायरनमेंट पर हमारे हमें क्या फायदा हो रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, अभी हम फिलहाल इन पर बात कर लेते हैं। दो तकरीबन 5 मिनट है, तो खाली एंटीबायोटिक को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर बाकी इंशाल्लाह कल और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी इंशाल्लाह, उन सबको हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की एप्लीकेशन नंबर 1, एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स कहते हैं हम ऐसी दवाइयों को जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया हुआ, अच्छा बैक्टीरिया, वायरस अभी आएगा, खैर हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करके हमारी बॉडी से खाना हासिल करते हैं। पलटे में हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट, जो आपकी ही जिस्म से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करें और उनको बीमार भी करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है जी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देती है। आपके जिस्म में जब बैक्टीरिया जाएगा, सबसे पहले वो अपना खाना जब आपके जिस्म से हासिल करेगा ना, तो खाना खाकर वो क्या करेगा? अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4 ग्रोथ करता है। जितना ग्रोथ करता जाएगा आपको उतना ही आपके बॉडी में बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा, आपका उतना ही खाना जो है वो खाता जाएगा, आप उनका और बीमार होते जाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती है? इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। अगर आपकी बॉडी में 10 बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक खा ली, अब वो 10 ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। इससे क्या होता है जी कि फिर आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके उन मौजूदा बैक्टीरिया को मार देता है, आप बीमारी से बच जाते हो। मिसाल के तौर पे अगर हमें जो है फॉर एग्जाम्पल हमें फ्लू हो, फ्लू होने का मतलब होता है आपके जिस्म में वायरस आ गया। बहुत सारे 200 के करीब वायरस की स्पीशीज होती है, उससे होता है फ्लू, काफी है, इसलिए फ्लू ज्यादा भी होता है। अब वायरस आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी में जाके आपके जो सेल्स के एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रोथ करता है। एक वायरस गया, आपके सेल्स के हार्मोन्स को, एंजाइम्स को यूज किया, 1 से 2 हो गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, बढ़ता रहता है। आपके सेल खराब भी होते रहते, जाहिर बात है आपके एंजाइम को इस्तेमाल करेगा, आपके सेल्स फट जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे वायरस की लाइफ साइकिल के अंदर किस तरह होता है ये लाइसोजेनिक साइकिल। तो हमारे सेल, हमारे जिस्म में वायरस जाएगा, हमारे सेल्स को फाड़ के उसमें से एंजाइम्स को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, तो जिससे हमारी जो है हम बीमार हो जाते हैं, हमारे सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, वायरस बढ़ता रहता है, हम बीमार। उसके बाद अगर आप एंटीबायोटिक खा लेते हो तो एंटीबायोटिक क्या करेगी? ये आपके इन वायरस की ग्रोथ को रोक देगी। जितने ये हैं, 10 है, 15 है, ये सब रुक जाएंगे, ये बढ़ेंगे नहीं। और फिर यहाँ आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना, वो काम आती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो मार देती है। अब इम्यूनिटी को भी मैं आपको हल्का सा डिस्कस कर दूं। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे अंदर ना अल्लाह ने कुव्वत मुदाफियत कहते हैं, उर्दू में कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम दिया है। निज़ाम काम क्या कैसे करता है जी? कि आपकी बॉडी, उस निज़ाम को ना आपकी बॉडी के तमाम प्रोटीन्स वगैरह पता होते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन सा प्रोटीन मौजूद है। अब अगर कोई वायरस बाहर से आ जाता है या कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी से बाहर से आया और आपकी बॉडी के अंदर आ गया,
अब क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जानता है आपकी बॉडी में कौन कौन से प्रोटीन है, तो वो इस वायरस या इस बैक्टीरिया को फॉरेन एजेंट आइडेंटिफाई कर लेता है। वो समझ जाता है कि ये कोई बाहर का आदमी है। ऐसे ले लो, घर के अंदर आप अपने घर के अंदर रहते हो ना, आपको पता है आपके घर के अंदर कौन कौन रहते हैं, आपको पता है जी कितने मेरे घर के अंदर मेंबर्स हैं और कौन कौन है। अगर कोई नया बंदा आपके सामने आ जाएगा, आप पहचान जाओगे उसको कि ये मेरे लिए नया बंदा है। क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो, आपके घर में वो नहीं है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में तमाम चीजों को जानता है, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी में, कौन कौन से हार्मोन्स है। अब अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके जिस्म में आएगा, एंटर होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, समझ जाएगा कि ये बाहर का बंदा है। अच्छा, अब इम्यून सिस्टम जैसे आइडेंटिफाई करता है ना, तो इम्यून सिस्टम उसको थ्रेट लेता है, यानी कि ये कहता है कि जी ये बाहर का बंदा है और ये जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। अब उसको नुकसान पहुंचाएगा तो उससे लड़ने के लिए एक प्रोटीन तैयार करता है। अब अगर सामने वायरस है, उसके अंदर ए प्रोटीन है ना, तो ये तैयार करेगा बी प्रोटीन, ताकि अपोजिट प्रोटीन तैयार करेगा ताकि उस वायरस को मार दिया जाए। तब आपकी बॉडी में फ्लू का वायरस आपकी बॉडी में आया और उस वायरस के अंदर ए प्रोटीन है। आपके इम्यून सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो ए प्रोटीन है ना आपकी बॉडी में, तो है ही नहीं ए प्रोटीन। इट मीन्स कि ये जो ए प्रोटीन है, वायरस नहीं आइडेंटिफाई करेगा, वो ए प्रोटीन आइडेंटिफाई करेगा, कहेगा ए प्रोटीन जो है ना ये गैर है, ये बाहर का बंदा है, बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। वो क्या करेगा, एक अपोजिट चीज तैयार करेगा, बी प्रोटीन। जब वो बी प्रोटीन तैयार हो जाएगा तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स के जरिए उस बी प्रोटीन को ए पर हमला करके वायरस को मार देता है। यही मामला बैक्टीरिया के साथ होता है। हमारी जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो बैक्टीरिया के जो प्रोटीन्स होते हैं ए बी सी, ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगा वायरस के, ये ए बी सी बॉडी के नहीं है, ये बाहर के हैं। बाहर की कोई चीज बॉडी के अंदर आ गई, ये नुकसान देगी बॉडी को। अब वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया का जो ए बी सी प्रोटीन है उसका मुखालिफ एंटीबॉडी, कहते हैं मुखालिफ एंटीबॉडी तैयार करेगा। अब जैसी एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, आपके वो एंटीबॉडी जो है उस बैक्टीरिया पर हमला करेंगे, उस एंटीबॉडी को मार देंगे। ये होता है इम्यून सिस्टम। लेकिन जाहिर बात है, चीज प्रोटीन तैयार करने में, एंटीबॉडी तैयार करने में टाइम लगता है, 7 दिन 6 दिन, अक्सर टाइम लग जाता है। इस दौरान हम बीमार हो जाते हैं। आप नोट करो, अगर आपको फ्लू हो जाए, आप 5-6 दिन तक बीमार रहोगे, थोड़ी बहुत खुद पर सही भी हो जाते हो। अगर आप दवाई ववाई नहीं खाओ तो आप खुद सही भी हो जाओगे। ये यही होता है कि आपको फ्लू हुआ, इसका मतलब है वायरस आ गया। अब आप जो 5-6 दिन बीमार हुए, इस दौरान आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना रही है। जैसी आपकी इम्यूनिटी बन गई, आपकी इम्यूनिटी ने बॉडी को जो है ना मार के खत्म कर दिया वायरस को। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, इस दौरान जिस दौरान आपकी जो बॉडी इम्यूनिटी बना रही है ना, इस दौरान बैक्टीरिया की वायरस की ग्रोथ को रोक देती है। अब आपकी बॉडी में एक वायरस आया, आपकी इम्यून सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया, अब आपकी इम्यूनिटी तैयार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन, आपको 2 दिन होगा, उस दौरान वो 100 वायरस होगा, और 100 वायरस की वजह से आपको नजला होना शुरू हो गया, सर में दर्द होना शुरू हो गया, सिम्टम्स आ रहे हैं। अब आपने एंटीबायोटिक्स खा ली, अब वो 100 रुक गए, बस अब वहीं रुक गए। तो इसलिए आप अब मजीद बीमार नहीं होगे। जब आप एंटीबायोटिक खा लोगे ना, आप कहते हो ना मैं सही हो गया, सही नहीं हुए हो आप। उस एंटीबॉडी ने आपकी जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो आपके बैक्टीरिया बॉडी में घुस जाए, उनकी ग्रोथ रोक दी। अब चूंकि ग्रोथ रोक दी, इसलिए वो अब आपको मजीद नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो है मौजूद, जिंदा है, आपकी बॉडी के अंदर है, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसलिए आपके उस सर का दर्द, नजला खत्म हो जाता है। 4-5 दिन बाद जैसे आपकी इम्यूनिटी जो है उसकी एंटीबॉडी तैयार कर लेगी, उस वायरस को मार के फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये अभी एक एप्लीकेशन पढ़ाई है एंटीबायोटिक्स, बाकी सब इंशाल्लाह मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। कोई सवाल हो बेटा तो पूछो, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं। कोई सवाल सादिया, कोई सवाल बेटा पूछे, नहीं तो फिर हम आज की क्लास ऑफ करते हैं। फिर 15 मिनट बाद फिजिक्स की क्लास है। कुछ सवाल? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है भाई, अब ये इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, उस रिकॉर्डिंग को भी लाजमी देखिएगा। कुछ टॉपिक अभी निकल जाते हैं, रिकॉर्डिंग में बाद में क्लियर होता है। कोई भी सवाल हो अगर मजीद, तो ग्रुप में पूछना, नहीं तो कल भी क्लास है तो कल की क्लास में पूछ लेगा। ठीक है, और नोट्स आपको सेंड कर दिए, काइंडली याद करना शुरू कर दिएगा। कल मैं आपको मुझसे याद करके पूछ लिएगा कि कौन कौन से सवाल याद करने हैं। सब याद नहीं करने, बहुत सारे सवाल आते हैं नोट्स के अंदर, सारे याद नहीं करने। ठीक है, बल्कि आप ऐसा करो, एप्लीकेशन तो सबसे पहले याद करना शुरू कर दो। जितने भी एप्लीकेशन है ना, एंटीबायोटिक्स वगैरह, क्लोनिंग होगा, हाइड्रोपोनिक्स होगा, वो सारी याद करना शुरू करो। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, चले अब हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात।